Hello everyone. In last video we had talked about habitat and adaptations. Now today we are going to start our new topic, that is starting with activity 2, a journey through different habitats. In that some terrestrial habitats, desert, mountain regions and grasslands. So let's get started. So first, starting with activity 2, recall activity 5 in chapter 1. We made sprouts from moong and chana seeds. When the seeds turn into a sprout, it is said to have germinated. This is the beginning of life of a new plant. जैसे कि हमने स्प्राउट्स देखे थे मूंग और चना सीड्स में से, तो वो क्या होता है कि एक न्यू सीड्स में से एक न्यू प्लांट बनता है, मतलब कि जर्मिनेट होता है. Collect some dry moong seeds. Keep 20 to 30 seeds aside and soak the rest in water for a day. जैसे कि मूंग ड्राई को कलेक्ट करके उसको 20 to 30 सीड्स को सोक करके रखना है पानी के अंदर एक दिन के लिए. डिवाइड द सोक सीड्स इनटू 4 पार्ट्स. अभी ये जो सोक सीड्स हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर 3-4 days. कि उसमें से एक पार्ट को 3-4 दिन के लिए कम्प्लीटली वाटर के अंदर रखना है. डो नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड थ्रो सबमर्ज इन वाटर. ये जो ड्राई सीड्स हैं और जो सबमर्ज है वाटर के साथ उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब कि बार बार हमें उसको हिलाना नहीं है. कीप 1 पार्ट ऑफ सोक सीड्स इन अ सनी रूम एंड अनदर इन अ कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक अ कपबोर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन. कि अभी इसमें से एक जो पार्ट है उसको सनलाइट के अंदर रखना है, जहाँ पे जो रूम के अंदर सन की लाइट्स प्रोवाइड हो, और दूसरे पार्ट को एक कबोर्ड के अंदर रख देना कि जो कम्प्लीटली डार्क हो. कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, से इन अ रेफ्रिजरेटर और विथ आइज अराउंड देम. कि जो अभी लास्ट पार्ट बचा है उसको एकदम कोल्ड रीजन के अंदर रखना है, मतलब कि हम रेफ्रिजरेटर के अंदर भी रख सकते हैं. Rinse them to replace the water every day. What do you notice after few days? Do the seeds in all the 5 conditions germinated uniformly? Do you find slower or no germination in any of this? कि जब भी आप 4-5 दिन के बाद जो ये पार्ट 5 में हमने रखे हुए हैं, तो ये पार्ट जब आप देखेंगे तो क्या ये जितने भी 5 पार्ट्स हैं तो वो सब में जर्मिनेशन सेम रहा होगा, या तो किसी में ज़्यादा या तो कम, या तो किसी में हुआ भी नहीं होगा. वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन एवरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, इजंट इट. कि जैसे कि ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो. हाउ डू यू दे मैनेज टू सर्वाइव. पर ये सर्वाइव करने के लिए मैनेज कैसे करते हैं. एडेप्टेशन इज द मैथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्ट टू द क्लाइमेट. एडेप्टेशन एक मेथड है कि जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो तो वो अपने सराउंडिंग्स के आसपास रहने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाता है. तो कोई भी क्लाइमेट के अंदर वो एडेप्टेशंस करके, मतलब कि अपने अंदर ऐसे बदलाव करके वो चीज़, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो वही क्लाइमेट के अंदर रह सकता है. Adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of a region also change very slowly. कि जो adaptations हैं तो वो जल्दी से चेंज नहीं होता है, मतलब कि शॉर्ट टाइम के अंदर चेंज नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो abiotic factors हैं कोई भी रीजन के, तो वो भी चेंज होते रहते हैं, पर वो सडनली चेंज नहीं होते, उसको चेंज होने में टाइम लगता है, मतलब कि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है. Those organisms which cannot adapt to these changes die and only the adapted ones survive. अभी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो भी ऐसे एडेप्टेशंस को अपने अंदर चेंज नहीं लाते, मतलब कोई भी चीज़ को एडेप्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी क्लाइमेट के अंदर रहने के लिए, तो वो ज़्यादा टाइम तक जी नहीं पाते, मतलब कि उनकी डेथ हो जाती है. और जितने ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने अंदर एडेप्ट वो चीज़ कर लेते हैं तो वो सर्वाइव कर जाते हैं. ऑर्गेनिजम्स adapt to different abiotic factors in different ways. कि जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर के साथ उसके डिफरेंट वेज होते हैं. दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स. कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जितने फैक्टर्स अलग होंगे
उतने ही उसके रास्ते भी अलग होंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमें रिजल्ट मिलेगा तो मतलब कि हमें वाइड वैरायटी मिलेगी, मतलब कि जैसे ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीसीज हैं वो चेंज होगी, वैसे उसका एडप्ट की हुई चीज़ भी अलग होगी। इसकी वजह से हमें वैरायटी ज़्यादा देखने को मिलेगी हैबिटाट्स में। Let us look at some habitats, understood the abiotic factors and the adaptation of animals in these habitats. Now, starting with a journey through different habitats, in that we are going to take some terrestrial habitats. First one is desert. We discuss the abiotic factors of a desert and the adaptation in camels. जैसे कि हमने abiotic factors देखे desert के, तो उसकी वजह से camels ने अपने अंदर जो adaptations किया है तो वो हमने देखा था in last video. What about other animals and plants that are found in deserts? कि हमने तो सिर्फ कैमल्स के बारे में डिस्कस किया था, बाकी के प्लांट्स और बाकी के एनिमल्स की बात कैसे करेंगे? डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशंस? क्या उसके अंदर भी सेम काइंड के एडेप्टेशंस रहेंगे? These are desert animals like rats and snakes which do not have long legs that a camel has. कि जैसे कि हमने rats और snakes भी डेजर्ट के अंदर देखे होते हैं, पर उसके तो लॉन्ग लेग्स होते नहीं हैं जैसे कैमल्स के होते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड। कि जैसे ही उसके पास लॉन्ग लेग्स नहीं होते हैं तो वो अपने आप को बचाते कैसे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी से? तो वो अपने बरोज के अंदर रहते हैं जब भी डे टाइम होता है। These animals come out only during the night when it is cooler. कि सिर्फ ये रात के टाइम में ही बाहर आते हैं जब वो चीज़ ठंडी हो जाती है। Figure 9.5 shows some typical plants that grow in a desert. How are these adapted to the desert? So, starting with activity 3, bring a potted cactus and a leafy plant to the classroom. Tie polythene bags to some parts of the two plants as was done for activity 4 in chapter 7, where we studied transpiration in plants. कि जैसे हमने चैप्टर 7 के अंदर देखा था कि ट्रांसपिरेशंस कैसे होता है, उसके लिए एक्टिविटी भी देखी हुई थी। तो यहाँ पे क्या करना है कि दो प्लांट्स लेने हैं, एक कैक्टस लेना है और दूसरा कोई भी लीफी प्लांट लेना है और उसको एक जगह पे रख देना है। आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं। तो जिसके लिए हमें क्या करना है कि प्लांट्स के एक दो पार्ट को पॉलीथीन से कवर कर देना है। सी यहाँ पे इमेज दिखाया गया है फिगर 9.4 में, जो कि डेजर्ट एनिमल्स जो बरोज के अंदर रहते हैं, और जो फिगर 9.5 में दिखाया गया है तो वो है प्लांट्स जो कि डेजर्ट पोर्शंस में ग्रो होते हैं। Leaves the potted plants in the sun and observe after a few hours. कि जैसे ही हमने दो प्लांट्स हैं, एक केक्टस और दूसरा कोई भी लीफी प्लांट्स, तो उसके अंदर जब हमने पॉलीथीन बैग्स लगा दिए और उसको सन्स के नीचे रख दिया, तो जब हम थोड़े टाइम्स के बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? व्हाट डू यू सी? डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टू पॉलीथीन बैग्स? कि हमें क्या देखने को मिलेगा? जब भी वो पॉलीथीन रिमूव करेंगे तो उसके ऊपर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशंस। जैसे ही हमने आगे के चैप्टर में पढ़ लिया है कि जितनी भी ट्रीज़ हैं वो ट्रांसपिरेशंस करती हैं, इसकी वजह से हमें ट्रीज़ का जो आसपास का एरिया है वो हमें ठंडा लगता है, चाहे समर का टाइम भी क्यों ना हो। तो डेजर्ट के जितने भी प्लांट्स हैं तो वो ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। तो ये ट्रांसपिरेशन ना होने का रीज़न क्या है? तो जितने भी डेजर्ट प्लांट्स हैं तो उसके अंदर लीव्स नहीं होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर लीव्स ही नहीं होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि होते हैं पर बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, और दूसरे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर लीव्स तो नहीं होते पर वो लीव्स का एडेप्टेशन हुआ होता है उसके कांटों के अंदर। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशंस। कि ये क्या करता है तो उसको हेल्प करता है कि उसका जो वाटर के लिए ट्रांसपिरेशंस है वो बहुत ही कम मात्रा में हो। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। कि जो हमें एक्चुअली में उसका जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगता है तो वो एक्चुअल में उसका लीफ नहीं है पर वो क्या है, उसका स्टेम है।
Photosynthesis in these plants is usually carried out by the stems. कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है तो वो बाकी नॉर्मली ट्रीज में कहाँ से होती है, लीव्स में से होती है, पर डेजर्ट पोर्शन के अंदर उसके लीव्स ना होने की वजह से उसका फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है, स्टेम्स की वजह से ही होता है. The stem is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water in the tissues of cacti. जो स्टेम है वो कवर्ड रहता है किसके, तो जो एक थिक वैक्सी लेयर होता है उसकी वजह से वो कवर रहता है ताकि जो पानी है तो वो वहीं पे बना रहे, वो ज़्यादा वाटर लॉस ना करे. मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स, दे ग्रो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर. कि जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स बहुत ही डीप होते हैं ताकि वो सॉइल्स में से पानी को एब्जॉर्ब कर सके. नाउ मूविंग टूवर्ड्स टू माउंटेन रीजन, these habitats are normally very cold and windy. In some areas, snowfall may take place in winters. कि अगर हम माउंटेन रीजन्स की बात करें तो वहाँ पे नॉर्मली वो ठंडा रहता है और वहाँ पे जो विंड है उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है. कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे स्नोफॉल्स भी रहता है विंटर्स के टाइम में. There is a large variety of plants and animals living in the mountain regions. कि इसकी वजह से ही वहाँ पे लार्ज वेराइटीज़ हमें देखने को मिलती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी. हैव यू सीन द काइंड्स ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6? कि यहाँ पे जो फिगर के अंदर हमें जो ट्रीज दिखाई है तो हमने ऐसी देखी है कभी? इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज. कि अगर माउंटेन रीजन्स पे रहते हो या तो कभी देखा हो तो यहाँ पे ऐसे टाइप्स के ट्रीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं. बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन? पर यही टाइप्स की ट्रीज़ हमें दूसरे रीजन्स में देखने को मिलती हैं. हाउ आर दिस ट्रीज एडेप्ट टू दी कंडीशन प्रिवाइलिंग इन देयर हैबिटेट? दिस ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस. कि ये जो ट्रीज़ दिखाई गई है तो वो स्पेशली कोन शेप में होती है और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्लोपिंग होती है. उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब भी वहाँ पे स्नोफॉल होता है तो ये कोन शेप हो जाने की वजह से वो स्नो है वो ईजीली नीचे गिर जाए. द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक. दी हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ easily. There could be trees with shapes very different from these that are also present on mountains. कि इसमें से कुछ भी ट्रीज़ होती हैं वो निडल शेप में होती है, तो जब भी रेनफॉल होता है या तो स्नोफॉल होता है तो वो इजीली स्लाइड कर जाता है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है. तो ऐसे ही बहुत सारी ट्रीज़ में डिफरेंट शेप्स देखने को मिलते हैं जो कि माउंटेन्स रीजन में ट्रीज़ होती हैं. दे मे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स. कि उनके पास ऐसे बहुत सारे अडेप्टेशंस होते हैं ताकि वो माउंटेन्स पे सर्वाइव कर सके. एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन आर ऑल्सो अडेप्ट टू द कंडीशंस देयर. जैसे ट्रीज़ ने अपने अंदर अडेप्टेशंस किया है तो वैसे ही एनिमल्स हैं जो कि माउंटेन रीजन्स पे रहते हैं तो उन्होंने भी वही कंडीशंस में रहने के लिए अपने अंदर भी अडेप्टेशंस किया है. दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड. कि उसकी जो हेयर्स हैं तो वो बहुत ही, उनकी स्किन है वो बहुत ही थिक होती है और जो फर होते हैं मतलब कि उनके हेयर्स. फॉर एग्जाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म. कि याक है हमने यूजुअली उसको देखा ही होता है तो उसकी जो हेयर्स है वो लॉन्ग होते हैं ताकि वो ठंडी में भी गर्म रह सके. स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज. वैसे ही हम अगर लेपर्ड की बात करें, स्नो लेपर्ड्स की, तो उसके जो फर्स हैं वो बहुत ही थिक होते हैं इंक्लूडिंग इट्स फीट टू टोज. दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो. कि उसके फीट में भी फर होने की वजह से वो जब भी स्नो के अंदर वॉक करता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है. द माउंटेन गोट्स हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप एंड रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स.
As we go up in the mountainous region, the surrounding changes and we see different kinds of adaptation at different heights. कि जैसे ही हम माउंटेन्स के आसपास के रीजन में जाएं या तो उसके हाइट्स पे जाएं तो हमें डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशंस दिखने को मिलते हैं एनिमल्स में एज वेल इन ट्रीज. So here is the image of snow leopard, yak and mountain goats. Now moving towards to grasslands. A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. जैसे कि हमें पता है कि लायन है वो ग्रासलैंड में रहता है या तो फॉरेस्ट के अंदर रहता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है. इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर. लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर. हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस for these two animals? Are they in the front or on the side of the face? कि जैसे कि हम लायन और डियर की बात करें तो अगर उसकी आइज़ की बात करें तो उसकी सामने है या साइड में है. लायन हैव लॉन्ग क्लोज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी withdraw inside the toes. लायंस के जो क्लोज होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं और उनके जो टोज है वो अंदर की साइड पे खींचे हुए रहते हैं. डू द फीचर ऑफ अ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव? क्या ये जो फीचर है लायन का तो वो उसको सर्वाइव करने में मदद करता है? इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे. मतलब प्रे मतलब कि एनिमल्स जिसको वो मारने वाला है. तो ये जो ब्राउन कलर है उसका तो वो किसकी वजह से है? ताकि वो ग्रास के अंदर छुप सके. द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे. जो लायंस की आईज है वो सामने की तरह रहती है ताकि वो इजीली अपना प्रे है उसको देख सके, मतलब कि करेक्ट लोकेशन का आइडिया लगा सके. अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. कि डियर है वो दूसरा एग्जाम्पल है जो कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के अंदर रहता है. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट्स स्टेम ऑफ अ फॉरेस्ट. कि उसके जो टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो कोई भी प्लांट की हार्ड स्टेम हो उसको खा सके. अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडिएटर. अभी प्रेडिएटर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी एनिमल्स डियर को मारने वाला होता है. तो यहाँ पे कौन है प्रेडिएटर्स? लायन. तो डियर्स की आईज है वो साइड में रहती हैं ताकि उसको पता लग सके कि उसके आसपास में कौन है. इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम द प्रे. इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडिएटर्स. कि उसके जो ईयर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं ताकि उसको मूवमेंट पता लग सके प्रेडिएटर्स की. The eyes on the sides of its head allow it to look in all direction for danger. कि उसकी आइज़ है वो स्लाइटली साइड में होती है ताकि उसको पता लग सके कि कहाँ पे डेंजर जोन क्रिएट होता है. The speed of the deer helps them to run away from the predators. कि डियर्स की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है ताकि वो प्रेडिएटर से बच सके. There are many other features of a lion, a deer or other animals and plants that helps them to survive in their habitats. कि ऐसे ही हर एक स्पीसीज के अंदर चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे प्लांट्स की हो तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके अपने हैबिटाट्स के अंदर. तो आज हमने डिस्कस किया टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिसके अंदर हमने डेजर्ट रीजन, माउंटेन रीजन्स और ग्रासलैंड्स के बारे में देखा. तो ये चीज़ लर्न करते रहिए. और आज का आपका होमवर्क है कि आपको ऐसे कोई भी 5 स्पीसीज है चाहे वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की तो उसके फीचर्स के बारे में लिखना है अपनी रफ नोटबुक के अंदर. थैंक यू.